हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की स्टडीज़ पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल में काफ़ी भारी बारिश हो रही है। उसकी वजह से हिमाचल के कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। अगर आपको कोई आसपास आपके ऐसे कोई व्यक्ति दिखता है तो आप उनकी मदद ज़रूर करें अगर आप कैपेबल हों तो। देखो, अगर हम मदद करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक मानवता झलकती है और हमें सभी के साथ मानवता का धर्म तो निभाना ही चाहिए। देखो, पढ़ाई के साथ साथ हमें ऐसी चीज़ों में भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर हम कैपेबल हैं तो। और किसी भी तरह से अगर हेल्प कर सकते हो तो सभी की आपको हेल्प करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर को इसी सोच के साथ। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज़ को बाय करना है तो आप उनको बाय कर सकते हो। निम्बस करियर ऐप पे जाके आपको क्या करना है, निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको जाके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ऐसा कोई बच्चा है कि जो कोर्स खरीदना चाहता था और उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है तो उनके लिए भी हम हेल्प करेंगे। वो हमें कॉल कर सकता है अगर जिनके साथ ऐसी कोई समस्या आई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डैश स्टेट और यूटी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट टेली मानस चैटबॉट विच विल स्टार्ट एन इंस्टेंट कन्वर्सेशन विद पीपल इन डिस्ट्रेस। तो क्या बोला गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है जो संकट में फंसे लोगों के साथ तुरंत बातचीत करेगा। देखो, अगर मैं टेली मानस के बारे में बात करता हूँ तो ये देखो, ये क्या है, जैसे कोई भी लोग हैं तो आपको पता है आजकल जो आपका मेंटल हेल्थ है, आपने मेंटल हेल्थ के बारे में सुना होगा। तो मेंटल हेल्थ है वो आपका काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू बना हुआ है। तो देखो, ये मेंटल हेल्थ को लेके ही आपका टारगेट करना वाला है। यहाँ पे आपके लिए 2 टायर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी टेली मानस के अंतर्गत। यहाँ पे देखो, एक टायर 1 रहेगा और एक टायर आपका 2 रहेगा। तो यहाँ पे जो टायर 1 की बात की जाए तो यहाँ पे क्या रहेंगे, आपके काउंसलर्स रहेंगे और मेडिकल हेल्थ स्पेशलिस्ट रहेंगे, ठीक है, जो आपसे कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल करके आपको गाइड करेंगे। और अगर बात की जाए टायर 2 में, तो टायर 2 में आपको मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाम आता है ई संजीवनी का, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये जो ई संजीवनी पोर्टल है ये क्यों शुरू किया गया। तो यहाँ पे ई संजीवनी सभी ने ध्यान रखना है। ये देखो, जो ई संजीवनी है ये एक ऐसा पोर्टल है, ये एक डॉक्टर टू डॉक्टर टेली मेडिसिन सर्विस है, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अलग अलग तरीकों के थ्रू, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे हम कंसल्टेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, ये कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग चीज़ों की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे ई संजीवनी, अभी आपका ये क्वेश्चन ईपीएफओ में भी पूछा गया था, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ई संजीवनी किससे रिलेट करता है। तो ये आपका रिलेट करता है टेली मेडिसिन सर्विसेज से। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि कौन सी यूटी ने इंडिया का पहला टेली मानस चैटबॉट शुरू किया है तो यहाँ पे आपका आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। तो जे&के ने पहला टेली मानस शुरू किया है। तो मैंने आपको बता दिया। और ये आता किसके अंदर है, आपने आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में सुना होगा। तो अगर बात की जाए ABDHM, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके अंतर्गत ये सारी स्कीम देखने को मिलती है। संजीवनी भी इसके अंतर्गत आता है और ये जो टेली मानस है ये भी इसके अंतर्गत ही शुरू किया गया है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ में जो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं उन्हें साथ साथ में आंसर भी देने की कोशिश करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि पिच सिटी होस्टेड द स्टार्टअप 20 शिखर समिट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टअप 20 शिखर समिट के बारे में बात करी है कि कौन सी सिटी ने इसको होस्ट किया है। मुंबई ने किया है, वाराणसी ने किया है, गांधीनगर ने किया है या गुड़गांव ने किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको पता है कि इस बार G20 की जो मेज़बानी है वो इंडिया कर रहा है। इससे पहले किसने करी थी G20 की, तो आपको याद होना चाहिए, तो वो इंडोनेशिया ने करी थी, ठीक है। तो इस बार इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अपने कल्चर को अलग अलग तरीकों से दिखाया हुआ है। अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में इन्होंने अलग अलग समिट करवाए हैं ताकि जो भारत की विभिन्नता है उसको दिखाया जा सके। तो इसी के अंतर्गत आपका जो सिटी में जो शिखर समिट किया गया स्टार्टअप 20 का, तो वो अपने ध्यान रखना है वो कब किया गया, वो कहाँ पे किया गया। तो वहाँ पे गुरुगांव में देखने को मिलता है, आपका गुरुग्राम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टार्टअप 20 शिखर समिट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के थ्रू, ठीक है। और इंडिया G20 की प्रेजेंसीशिप कर रहा है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे किया गया, गुरुग्राम में किया गया है। और जो सऊदी अरेबिया, आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया क्या बन गई है, पहली कंट्री बन गई जिन्होंने इंडोर्स किया है और सपोर्ट किया है स्टार्टअप 20 के कॉल को। और उन्होंने बोला है कि वो क्या करेंगे, 1 ट्रिलियन पर एनम को दिया जाएगा किसमें, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बाई 2030 तक, मतलब 2030 तक वो 1 ट्रिलियन USD की हेल्प करवाएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, सऊदी अरेबिया इसमें पहली कंट्री है जिन्होंने इसको अंडोज किया है, ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट किया है स्टार्टअप G20 कॉल को। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या बोला गया कि फ्रांस हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू फास्ट ट्रैक द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो आपको पता है कि आजकल क्लीन एनर्जी के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, हर देश चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट कर सके, उसको टैकल किया जा सके। तो इसी के अंतर्गत फ्रांस ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, यूएई के साथ, इटली के साथ, जर्मनी के साथ या यूके के साथ। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर है यूएई विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे यूएई के साथ कोलैबोरेट किया है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन फ्यूल की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल को जोर दिया जा रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा 3 फ्यूल देखने को मिलते हैं आपके, आपका एक ग्रे हाइड्रोजन होता है, आपका एक ब्लू हाइड्रोजन होता है और यहाँ का एक ग्रीन हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है कि जब हाइड्रोजन सिंपली बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन बनता है आपके फॉसिल फ्यूल से, तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधे एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। बल्कि जो ब्लू हाइड्रोजन में होता है, देखो हाइड्रोजन बनती फॉसिल फ्यूल से ही है, बट यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको स्टोर कर लिया जाता है या इसको रीयूज़ कर लिया जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ पे वाटर से, ठीक है, वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन और वो आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। तो इसके थ्रू आपकी ऑक्सीजन की मतलब हाइड्रोजन की जनरेशन की जाती है। लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली प्रोसेस है, तो इनिशियली जब इसकी मास स्केल पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी तो ये धीरे धीरे अफोर्डेबल बन जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, एनर्जी ट्रांजिशन या क्लीन एनर्जी की तरफ किसने कोलैबोरेशन करी है, तो फ्रांस और यूएई ने ये कोलैबोरेशन करा है। तो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोला गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो यहाँ पे बोला है कि जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है पी वासुदेवन, बी है आर कपूर, ठीक है, सी है एस शर्मा और डी है आपका एन पटेल। तो यहाँ पे आपका आंसर है कि उन पी वासुदेवन जी को नियुक्त कर लिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन लक्ष्य क्या है कि आपका जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, या मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, कि मनी से संबंधित जो भी काम होते हैं कि मनी का सप्लाई कैसे इंक्रीज़ करनी है, या मनी की अगर जब कभी भी मंदी आ जाती है तो किस तरह से अलग अलग पॉलिसीज लेके आनी है ताकि जो मार्केट है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो आरबीआई ने आपको पता है इन्फ्लेशन रेट सेट किया है 2 से लेकर 6% तक। इसका मतलब क्या है कि जो महंगाई है वो आपकी 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए, 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये इनका एक रेंज है महंगाई की। तो अभी महंगाई दर हमारी 6 के आसपास बनी हुई है। तो इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, इनकी 2 महीने के बाद आपको पता है कि एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जहाँ पे ये रिवर्स रेपो, यहाँ पे रेपो रेट देखने को मिलता है, ठीक है, आपका रिवर्स रेपो देखने को मिलता है, आपका सीआरआर देखने को मिलता है, आपका एसएलआर देखने को मिलता है। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए रिपोर्ट्स कौन लेके आता है, तो आरबीआई लेके आता है। तो आपको पता है आरबीआई के अभी गवर्नर का नाम क्या है, शक्तिकांत दास है। तो ये 1+4 यहाँ पे आपको मतलब एक आपका चीफ गवर्नर होते हैं, बाकी 4 आपके डिप्टी गवर्नर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 5 की ये क्या होती है मेंबर, एक मतलब 5 का एक कमेटी होती है, बोर्ड होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए पी वासुदेवन विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, पूछा हुआ है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला बोला है कि इट रिलीज एनुअली बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स और पीस हर साल इसको जारी करता है। दूसरा बोला है कि इट मेजर द लेवल ऑफ पीस थ्रू द कम्युनल हार्मनी, एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल राइट्स। मतलब ये 3 इंडिकेटर है, इनके थ्रू ये मेजर करता है कि पीस का लेवल, शांति लेवल कितना है किसी कंट्री में। आगे बोला है फिनलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो आपसे पूछा हुआ कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 सही है, ओनली 2 है, सारी सही है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। तो बात कर लेते हैं हर एक स्टेटमेंट के बारे में। तो पहला है कि इसको कौन रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसको यही आप रिलीज करते हैं, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स और पीस ही आपका जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसको हर साल लॉन्च करता है। बात कीजिए सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, देखो यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स तो यहाँ पे होते हैं, बट ये 3 इंडिकेटर्स ये नहीं होते। यहाँ पे अगर 3 इंडिकेटर्स की बात की जाए तो 3 इंडिकेटर्स आपने ध्यान रखने हैं। पहला आपका आता है सोशल सेफ्टी। ठीक है, आपका पहला इंडिकेटर सोशल सेफ्टी और सिक्योरिटी होता है। दूसरा आपका आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि किसी कंट्री के साथ क्या आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, 2 कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ठीक है, या कोई आपका डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा। और तीसरा आपका यहाँ पे देखने को मिलता है मिलिटराइजेशन। ठीक है, मिलिट्री के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, मिलिटराइजेशन के बारे में बात की जाती है कि मिलिटराइजेशन का सिस्टम वहाँ पर क्या है। तो आपने 3 इंडिकेटर ध्यान रखनी है, सोशल सिक्योरिटी एंड पीस, आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे चलते हैं, और तीसरा आपकी मिलिट्री के बारे में यहाँ बात की जाती है। तो ये 3 इंडिकेटर है जिसके अकॉर्डिंग आपका ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसको सेट किया जाता है।
ठीक है। और तीसरा बोला फिनलैंड क्या है, सबसे मोस्ट पीसफुल कंट्री है, तो यहाँ पे फिनलैंड के बजाय आंसर क्या आ जाएगा आपका आइसलैंड आ जाएगा, कि आइसलैंड क्या है आपकी सबसे पीसफुल कंट्री देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आइसलैंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, और आपने इंडिया का रैंक ध्यान रखना है कि इंडिया का रैंक कितना है, तो यहाँ पे इंडिया का रैंक 126 देखने को मिला है, तो आपने रैंकिंग याद रखनी है इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 126 देखने को मिला है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ओनली वन, मतलब बस पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी दो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है गलत है। तो अपने ऐसे इंडेक्सेस के बारे में भी ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन अगला इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो बोला है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस जो द टर्म्स राइट्स इशू रेफर टू, देखो जो राइट्स इशू है इसका मतलब क्या होता है, तो ये आपसे ये पूछा हुआ है। पहला है इशुएंस ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, मतलब उनके लिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनके लिए नए शेयर्स को इशू करना। आगे बोला कन्फर्मेशन टू शेयर्स ऑफ न्यू शेयर होल्डर, ठीक है, कि कन्फर्मेशन करना जो नए शेयर होल्डर्स के लिए शेयर्स हैं। आगे बोला इशुएंस टू वोटिंग राइट्स टू शेयर होल्डर, कि मैं शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स देना। और आगे है कि बाय बैक ऑफ शेयर एट हाई प्राइस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, मतलब कि जो ज़्यादा प्राइस है, ठीक है, हाई प्राइस के ऊपर क्या लेना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से क्या लेना, अपने शेयर्स को लेना। तो ये आपका पूछा गया है राइट्स इशू से। देखो जो राइट्स इशू क्या तब इशू की जाती हैं जब कभी भी आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं शेयर इशू करते हैं, ठीक है, और बाकी शेयर इशू किए जाते हैं, ठीक है। जो राइट्स इशू तभी आते हैं कि जब कभी कंपनी, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ही बाकी और शेयर लॉन्च करती है, जब कंपनी को ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो राइट्स के थ्रू भी आप पैसे को जुटा सकते हो। तो वो यही होता है कि आप जैसे ओपन OFS आपने सुना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीकों के थ्रू आप पैसे जुटा सकते हो। तो उसी में एक तरीका क्या आता है आपका राइट्स इशू आते हैं, जहाँ पे आप अपने जो पहले ही शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए आप नए शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है, थोड़े डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे आपका राइट इशू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे बोला है कि वेयर हैज़ ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्टेड, ठीक है, तो हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ पे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश, बी है असम, सी है गुजरात, और डी है आपका गोवा। तो देखो अभी यहाँ फर्स्ट इंडिजीनियस जो न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिला है वो आपका गुजरात में देखने को मिला है, और ये कितनी क्षमता का है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये 700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, और इसको कमर्शियल ऑपरेशन के लिए चला दिया गया है गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ से ये पहला इंडिजिनियसली मतलब खुद की तरह बनाया गया, भारत की तरह ये बनाया गया अपना इंडिजीनियस आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। और ये बनाया कहाँ पे है, तो आपने याद रखना है, ये आपका देखने को मिलेगा आपका ककरापर में, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा आपका ककरापर में ये देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, जगह का नाम ध्यान रखना है और स्टेट का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो आपका न्यूक्लियर फिशन होता है, ठीक है, तो आप एक दो तरह की रिएक्शन होती है, तो एक होती है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है आपका न्यूक्लियर फिशन। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जाता है, वहाँ से स्टीम निकलती है, उसके थ्रू टरबाइन घुमाई जाती है, और टरबाइन से क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये ही हमारा मेन लक्ष्य होता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है, एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो ये पहला हमारा भारत का कहाँ पे देखने को मिला है, गुजरात में, 700 मेगावाट का है, जगह का नाम याद रखना है ककरापर, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ बोला है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिस्ट्रॉय इट्स लास्ट डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बोला है कि हाल ही में किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना, रशिया, अमेरिका और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो यूएस ने एक बार डिक्लेयर किया था कि उनके पास कितने हैं 30K मतलब 30,000 टन के क्या है केमिकल वेपन्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने इनको एलिमिनेट कर दिया है, अपने स्टॉक को क्लियर कर दिया है और डिस्ट्रॉय कर दिया इन केमिकल वेपन्स को, मतलब उनके पास 30,000 टन तक के केमिकल वेपन्स पड़े हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने इनको डिस्ट्रॉय करने का निर्णय लिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो इसको सारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये डिसीजन किसने लिया है, अमेरिका ने डिसीजन लिया है। तो ये बाकी कंट्रीज़ को भी बोलेंगे कि आप भी अपना जो पुराना पाइलअप है उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो आगे देखने को मिलेगा कि बाकी कंट्रीज़ कैसे इस पर रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अम्मा पोखरी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर है गुजरात, बी है उड़ीसा, सी है तमिलनाडु और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर देखने को मिलेगा उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उड़ीसा के सीएम का नाम बताना है, उड़ीसा के गवर्नर का नाम आपने बताना है। क्या उड़ीसा में कोई ऐसा हमारे पास लॉन्चिंग साइट है या नहीं है, ये भी आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है।
नाउ मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या बोला है कि विच वेयर हैज़ स्पेस एक्स रिसेंटली गोट द लाइसेंस टू ऑफर द हाई स्पीड इंटरनेट। तो आपको पता है कि जो स्पेस एक्स की एक और कंपनी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम देखने को मिलता है आपको स्टारलिंक, ठीक है। स्टारलिंक का आपको नाम सुना होगा, जिसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे इन्होंने इनका एम है कि ये पूरे वर्ल्ड ग्लोब को क्या करेंगे, इंटरनेट के थ्रू सारे ग्लोब के अंदर क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे स्पेस एक्स ने हाई स्पीड इंटरनेट ऑफर करने का लाइसेंस कहाँ कहाँ से मिल गया है, फ्रांस से, मंगोलिया से, जर्मनी से, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा मंगोलिया ने लाइसेंस दे दिया है कि वो वहाँ पे स्टारलिंक या स्पेस एक्स को लाइसेंस दे दिया है कि वो अपनी इंटरनेट सर्विसेज को मंगोलिया में शुरू कर सकते हैं, या वहाँ पे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, या वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, मंगोलिया विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो होप सो सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। देखो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज हम लाइव इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा सा बारिश की वजह से तो पूरा जाम पड़ा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ हर जगह। तो आपको हमारा ये एफर्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जो लोगों को जिनका जाल माल का नुकसान हुआ है उनके लिए सांत्वना है, और अगर हमारी तरफ से कोई हेल्प हुई तो हम उनकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड ऑल दी बेस्ट।